ink not just only flows on paper, but through generations, where every curve is a memory, where every stroke is a prayer, and every letter a bridge between the seen and the unseen. Today we enter a space where heritage meets the future to experience the timeless grace of Islamic calligraphy like never before. Our guest today is a master trained by masters, a teacher shaping tomorrow's artists. A visionary who founded Sarirul Kalam and continues to redefine the limits of calligraphy in both physical and digital realms. Please join me in welcoming the torchbearer of tradition and the architect of modern expression, Ustad Muhammad Kashif Khan. मरसूसन ये ख़त सुलूस के अंदर लिख रहा हूँ और हालात के हिसाब से हमने पहले यही सोचा कि पहले इसको लिखा जाए। और ये ख़त सुलूस जली है जिसके अंदर मुरक्कब कैफियत होती है इसकी, यानी लफ्ज़ जो होते हैं वो एक दूसरे में पेवस्त होते हैं। हेलो, ये काशिफ साहब ने जैसे बताया, ये जैसे आपके फ़ॉन्ट्स होते हैं तो उस तरह ये ख़त है और सुलूस ये कहलाता है, जैसा सर ने बताया था काशिफ साहब ने। और काशिफ साहब वो बात बताइएगा, सरदार ख़त जी, ये ख़तों का बादशाह कहलाता है, यानी तमाम जितने भी इस्लामिक कैलीग्राफी के फ़ॉन्ट हैं तकरीबन 18 से ज़ायद फ़ॉन्ट हैं क्लासिकल में, उसके बाद तो बहुत सारे बने, लेकिन ये तमाम खतूत का बादशाह कहलाता है। अगर किसी ख़त्तात को ख़त सुलूस आता है और बाकी खतूत नहीं करता वो, तो वो ख़त्तात कहलाता है एक मुकम्मल। लेकिन अगर किसी शख्स कोई जो ख़त्तात कहलाता है अपने आप को, अगर वो ख़त सुलूस नहीं करता और बाकी खतूत करता है तो बस वो ख़त्तात कहलाता है। तो इसमें बस की जो कैफियत है वो बड़ी अहम है। और अच्छा, ये जो मारूफ है कि अगर जन्नत में भी खत्ताती की इजाज़त हुई, जी 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 जो खत्तात कहते हैं बहुत सारे बुज़ुर्ग असाज़ा कि अगर जन्नत में मुझसे मेरी डिमांड पूछी गई तो मैं सबसे कहूँगा कि मैं सुलूस लिखना चाहता हूँ। हमारे असाज़ा भी ऐसे जिक्र किया करते थे और उनकी तमन्ना ये होती थी।
और असल में इसका जो अपना टेस्ट है वो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर मुझसे भी पूछा जाए तो इसको लिखने में जितनी तकलीफ़ होती है सीखने में, उसके बाद जब इसको लिखना आप शुरू करते हैं तो ये अपने अंदर एक खूबसूरती और सुकून की जो ना कैफियत रखता है। अच्छा, इसके अलावा सर काम करते रहेंगे, मैं भी एक दो चीज़ें ऐड करता जाऊंगा इसमें। जैसे एक हदीस है कि जन्नत में एक गेट उन लोगों के लिए होगा जो अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे। तो बहुत सारे लोग खत्ताती इस आसरे पे भी सीखते हैं कि शायद कुछ सीन बन जाए हमारा भी। तो ये वाला फ़ॉन्ट जो सर लिख रहे हैं, ये इलस्ट्रेटर से लेकर इन डिज़ाइन से लेकर ट्रू टाइप फ़ॉन्ट्स और OTF दोनों में अवेलेबल होता है, लेकिन वो लिबर्टी नहीं होती। अच्छा, बिल्कुल इसका इक्विवेलेंट अगर डिजिटल में आप चाहेंगे तो आपको iPad पे सिर्फ इसका इक्विवेलेंट अवेलेबल है, और प्रोक्रिएट के अंदर अगर आपके पास iPad है तो प्रोक्रिएट के अंदर अलग से एक ब्रश पैक आता है, लेकिन इट इज़ क्वाइट कॉस्टली, लाइक $400 का होता है वो। तो उसमें बिल्कुल आप इसी तरीके से इस लिबर्टी के साथ लिख सकते हैं, ओनली ऑन iPad। तो आई एम नॉट एप्पल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बट जैसे एंड्रॉयड पे इसका कोई इक्विवेलेंट नहीं है। सैमसंग ने बहुत कोशिश की है, लेकिन वो प्रोक्रिएट के इंजन के साथ जो ब्रशेस हैं तो उसमें सुलुस अवेलेबल है। अभी सर एक और ख़त लिखेंगे, दीवानी जली, वो अवेलेबल है, और नस्तालीक अवेलेबल है। और अगर आप उस दिन मैं गया था सर हुसैन कामिल के वालिद की नमाज जनाजा में, तो वो जो मस्जिद थी कुरान एकेडमी, आपका अगर कभी उधर से गुजर हो तो आप देखिएगा कुरान एकेडमी आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। वो आप ये समझें वो नस्तालीक की थोड़ी सी एक्सटेंशन कहलाता है, वी कॉल इट शिकस्ता। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको आइडिया होगा, कुरान एकेडमी लिखा हुआ आपको देखने का मौका मिला। अगर आप ईरान इराक़ जाएंगे, मक्का मदीना जाएंगे, तो उसमें मोस्टली आपको ये ख़त मिलेगा, सुलुस हर जगह लिखा हुआ। कुरान शरीफ सुलुस में कम होते हैं जो सऊदी अरब से आते हैं। वो एक और ख़त होता है नस्ख, वो नस्ख के अंदर होते हैं। पाकिस्तानी जो है वो इस वाले ख़त के ज़्यादा करीब होते हैं, उनको ये ख़त ताज कंपनी वगैरह में, बल्कि इसकी भी एक और आसान फॉर्म होती है उसमें अवेलेबल होता है। नस्तालीक जो होता है वो कुरान शरीफ वगैरह उसमें नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो अरबी के लिहाज से इतना सूटेबल नहीं होता। एडोबे के अपने जो फॉन्ट्स हैं अगर आप यूज़ करते हैं तो एडोबे नस्ख इज़ देयर, एडोबे नस्तालीक इज़ देयर, लेकिन एडोबे का ये सुलुस इज़ नॉट अवेलेबल एज सच, उतना उसमें भी इट्स टेकिंग टाइम। सर थोड़ा कलम के बारे में भी बताइएगा। जी, कलम जो है वो रिवायती तौर पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के बांस होते हैं जिससे लिखते हैं हम, और उसके अंदर ईरान में जो कलमें पाई जाती हैं ख़ास तौर पे 10 फुली जो होती है वो दुनिया में मशहूर है। उससे ख़फ़ी और जली, ख़फ़ी होती है छोटी साइज़ में लिखने की चीज़, यानी 1 mm, आधा mm, और जली जो है वो उससे ऊपर कलम होती चली जाती है 3 mm से ऊपर, तो वो जली कहलाती है। तो इसके अंदर बहुत सारी अक़साम हैं कलमों की, जिसमें पाकिस्तानी कलमें भी पाई जाती हैं, 10 फुली भी पाई जाती है, हंदाम कलम पाई जाती है जो कि इंडोनेशियन है। अभी मैं इंडोनेशिया में था तो वहाँ से काफ़ी सारी मैं कलमें लेके आया हूँ अपने लिए। बहुत हार्ड कलम होती है और कुदरती तौर पे दरियाओं में आम तौर पे ये उगती हैं, वो सख्त होती हैं। तो इसको आप जी जी सर, अब सही है, अब सही है, यस। और ये सर ने जैसे ऊपर आपने देखा है कि ये जो पेश ज़बर लिखा हुआ है, सर गालिबन इसको तश्कीलात कहते हैं। तश्कीलात कहते हैं। ये हरकात हैं बुनियादी तौर पे, जैसे पेश है, ज़बर है, जज़म है, ये हरकात कहलाती हैं। हमारे यहाँ तो ज़ेर ज़बर पेश कहा जाता है, बुनियादी तौर पे हरकात हैं, जिससे हमें साउंड का पता लगता है कि वो ज़बर की साउंड क्या है, बा, बुन या बिन, इस तरीके से। तो पेश आम तौर पे ऊपर की हरकत है, ज़बर है, ज़ेर है, इसके अंदर डबल पेश है, 2 पेश है,
और शद भी है इसमें। शद जो है उसको कहते हैं, शद्दा भी कहते हैं इसको, तजदीद भी कहते हैं, दोहराना जिसको बार बार, तो 2 दफ़ा पढ़ा जाता है इसको। तो ये मैंने आपके लिए सुलूस में लिखा है। और अब जो मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ इस वक्त, वो एक सर की पसंदीदा आयत है जो मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ इंशाअल्लाह, और वो जली दीवानी में मैं लिखता हूँ। वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू बहुत मशहूर है, तो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने लिखूँ इसको। अच्छा, ये आयत जो है ना पाकिस्तान में लिखी हुई ज़्यादा नज़र नहीं आती, सिर्फ मैंने कॉन्टिनेंटल बेकरी में लिखी हुई देखी है। ईरान इराक़ में तो जो भी दुकान या ड्राइंग रूम होता है उसमें ये वाली आयत लगी हुई होती है। हमारे यहाँ चलता है माशाअल्लाह, बाकी जगहों पे ये वाली सूरह कलम की एक आयत है। तो ये सर लिखेंगे, आप देखें। नो सर, सर थोड़ा सा सर आप, हाँ ऐसे सही। अच्छा, ये जली दीवानी है और इस ख़त के अंदर जो ना रक़्स बहुत ज़्यादा है, यानी बाकायदा ये मूवमेंट बहुत है, कलम बहुत जुलानी के साथ चल रहा होता है और कैफियत होती है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो इसको देखने का भी अपना एक मज़ा होता है।
कम करो जरा। नसीर से पूछो सुन। नहीं वो करवा लिया। इसकी खुसूसियत ये कि इसमें कई सारी कलमें एक वक्त में इस्तेमाल हो रही होती हैं। 1/3 भी इस्तेमाल हो रही होती है, हाफ भी इस्तेमाल होती है। अगर मिसाल के तौर पे मैं 3 mm की कलम इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं इसके मुख्तलिफ़ जगहों पे 1 mm की, आधे mm की कलम भी इस्तेमाल करूँगा। तो बेक वक्त इसके अंदर बहुत सारी कलमें इस्तेमाल होती हैं। ये इसकी तज़ीन व आराइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हरकत के अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो कि तज़ीन व आराइश के लिए इसकी फिलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सर कलम से आपकी मुराद यही जो कलम का साइज़, कलम का साइज़। जो दो तरफ घूम रही है तश्कील ये वाली, इसको हम तरफीन कहते हैं। और जो ये वाली शक्ल आप देख रहे हैं हुक टाइप की या कॉमा टाइप की, इसको शोला कहते हैं। अच्छा, एंड्रॉयड के लिए अगर आप सर्च करेंगे एक एप्लीकेशन है कलम बरतर, BARTAR, मरियम सॉफ्ट के नाम से अगर आप फ़ोन पे सर्च करेंगे तो एक कंपनी है। लेकिन बस की प्रॉब्लम ये है कि कोई तेहरान में या ईरान में आपका जानने वाला वो एक कोड आता है फ़ोन के ऊपर, वहाँ पे अगर कोई आपका जानने वाला है वो कोड आपको भेज दे तो फिर वो एक्टिव होती है। तो वो फ़ोन पे आप फुल ख़ताती अच्छी खासी, उसमें लिमिटेशंस होती हैं।
आईपैड वाली फुल फ्रीडम नहीं है, तो तकरीबन कोई महंगा फ्री का नहीं है, वो पड़ता है आपको तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये का एक मशीन के लिए, कलम बरतर। तो बहुत सारे फॉन्ट्स उसमें आ जाते हैं, तो एक मशीन पे चलता है, बस प्रॉब्लम ये है उसकी, क्रैक उसका नहीं है। टाइपोग्राफी के अंदर पर्शियन एंड अरबिक टाइपोग्राफी में वो बहुत ईरान में इस्तेमाल होती है। उनके मेजर फॉन्ट्स जो हैं वो 15 के करीब है। डिजिटल जो सर लिख रहे हैं, इसमें डिजिटल करने में एक प्रॉब्लम होती है कनेक्टर्स की। बहुत सारे, जैसे आपने लिखा ना लिए, इसमें ये और हमज़ा होते हैं, वो कनेक्टर्स प्रॉब्लम करते हैं जो डिजिटल एप्लीकेशंस हैं। उर्दू में तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, ना होने के बराबर है। उर्दू वालों ने कुछ नहीं किया अपनी लैंग्वेज के लिए। डिजिटल ले दे के एक फ़ॉन्ट है जमील नूरी नस्तालिक, वो भी इतना कोई, अब एडोबे डिज़ाइन के लिए उन्होंने उसको अपडेट किया है। वैसे MS वर्ड पे वो नहीं चलता, बहुत उसको फिर ड्रैग करते हैं एप्लीकेशन को। 270 उसका वर्जन है। ये वाले खतूत तो उर्दू वालों के लिए बड़े मुश्किल हैं। तो सबसे अभी आप सर्च करके देखिएगा, आफ्टर दिस, नॉट नाउ, मरियम सॉफ्ट के नाम से। बल्कि अभी मैं आपको बताऊं बड़े मज़े की बात, नूरी नस्तालिक के जो जमील साहब हैं, जमील साहब के बेटे आए, ये नूरी नस्तालिक के वालों के बेटे हैं, तारिक जमील, जापान में होते हैं। तो वो आए मेरे पास और मुझसे कहने लगे कि मुझे आपसे सीखना है। मुझे नहीं पता था वो कौन है। तो बाद में थोड़े दिन के बाद वो सीखते के दौरान कहने लगे मैं नूरी नस्तालिक वालों का बेटा हूँ। तो तकरीबन उनकी उम्र 76। और मैंने कहा तो फिर आपको क्या ज़रूरत थी? तो उन्होंने मुझसे कहा, कहते हैं यार मैं असल में इसको अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, तो मसला ये आ रहा है कि मैं समझता ही नहीं हूँ ख़त को नहीं समझता। सब कुछ मौजूद है मेरे पास, लेकिन मैं ख़त नहीं समझता। तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास बैठूँ। तो तकरीबन 2 महीने वो मेरे पास रहे और मुख्तलिफ उन्होंने उस पर काम किया। और अब पता नहीं उस पर कितना उन्होंने काम किया या नहीं किया, लेकिन कम व बेश वो इस बात को समझ के गए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें तहक़ीक़ की बाकी हैं, जो अभी तक आप जिस तरीके से फरमा रहे हैं। आप लोग चूँकि टाइपोग्राफी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, या डिज़ाइन की चीज़ें सीख रहे हैं, तो उर्दू वाली ख़ताती का मेन मसला है कर्निंग। एक होती है ट्रैकिंग, जो ग्लोबल डिस्टेंसेस होते हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, नॉट वर्ड, अल्फ़ाबेट्स, दैट्स कॉल्ड कर्निंग। वो प्रॉब्लम है उर्दू की मेन। तो जब भी उसमें गैप्स थोड़े ज़्यादा आपको दिखते हैं। इस किस्म की ख़ताती के लिए जो सबसे मशहूर सॉफ्टवेयर है, पहले ईरानी कंपनी के पास था, उसको टर्किश कंपनी ने ले लिया, दैट्स कॉल्ड कैल्क, KELK। वो एक्सपोर्ट करता है एडोब इलस्ट्रेटर में, लेकिन उसमें भी बड़ी लिमिटेशंस हैं, लेकिन आप अच्छा खासा काम उसमें निकाल लेते हैं। आई डू मोस्ट ऑफ माई वर्क इन कैल्क, जो डिजिटल थोड़ा बहुत हम करते हैं। इस तरह की ख़ताती ये तो एक अलग ही सिलसिला है पूरा। ये लिबर्टी सिर्फ मेरे ख्याल से काशिफ साहब अगर आईपैड पे आएँ तो ये करिश्मे दिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें वही बंदा चाहिए जिसको मैनुअल कमाल हासिल हो। इसमें बड़ा संभल के काम को करना होता है, जो कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ थोड़ा सा। इससे भी कई गुना ज़्यादा एहतमाम होता है काम के दौरान जो हम कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारी यही बात मशहूर है कि जितना आप तेज़ लिखेंगे इतना ज़्यादा बड़े ख़त्तात होंगे या आर्टिस्ट कहलाएंगे। तो इस्लामिक कैलीग्राफी की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर अगर आप इसको जितना संभल के लिखेंगे इतना ही ज़्यादा आप अच्छा लिख पाएंगे।
तजर्बे की बुनियाद पे तो तेज़ लिखा जा सकता है, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। जो लोग नज़र लगने और नज़र बद पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनके घरों में ये आयत ज़्यादा इस वजह से लगाई जाती है, दुकानों में। जब इसकी आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे वो भी कुछ इसी नौइयत की है जो बात मैंने आपको बताई।
सर ये जली दीवानी और खफ़ी, इसका भी फ़र्क बता दीजिएगा। जी, जली दीवानी जो है, वैसे तो जली का मतलब वाजे के होते हैं, यानी बड़े के होते हैं, लेकिन आम तौर पे इसका मतलब जो होता है मुरक्कब भी लिया जाता है, यानी पेवस्त होना। तो जली दीवानी जो होती है, इसमें लेटर्स जो होते हैं वो पेवस्त हो सकते हैं एक दूसरे में, यानी कंपोज हो सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, नीचे, आर पार भी हो सकते हैं। लेकिन दीवानी जो होती है, सादी दीवानी, आदि दीवानी उसको कहते हैं, तो वो बिलतरतीब एक लाइन में लिखी जाती है और आराब उसमें नहीं होते बिल्कुल भी, सिवाय शद के किसी जगह पे, वो भी किसी जगह पे, हर जगह पे नहीं, किसी जगह पे बहुत ज़रूरत पड़ रही है तो फिर लगाते हैं, तो वो बहुत बिलतरतीब लिखी जाती है। इसी तरीके से ख़त सुलूस है, ख़त सुलूस आदि होता है एक, और ख़त सुलूस जली होता है। जली बामाना उसके अंदर पूरा का पूरा अगर मायने देखा जाए, जली के अंदर जली सुलूस कहा जाए तो उसका मतलब वाज़े तो है ही, लेकिन उसके साथ भी मुरक्कब हालत है। यानी खाना काबा, गिलाफ काबा जो आपका लिखा जाता है आमतौर पे, ये मिसाल दे रहा हूँ कि उसके अंदर लेटर्स जो होते हैं वो एक दूसरे में पेवस्त हो रहे होते हैं, तो ये जली के मायने में मुकम्मल तौर पे आता है फिर जब जली कहा जाएगा। वैसे तो वाज़े क्या है उसका, सही ना। और सुलुसुल आदि जो होता है उसका भी यही तरीक़ेकार है, जैसा कि मैंने अभी रब्बी यस्सिर वाला तो अस्सिर लिखा था, उसके अंदर बिलतरतीब वो लिखी गई है सीधी, और उसमें आराब सीधे सीधे लिखे जाते हैं, पेवस्त नहीं होता, टकराता है सिर्फ, यानी लेटर वाव के ऊपर नून के ऊपर रखा है तो टकरा जाएगा, क्रॉस नहीं करेगा, तो वो सुलुसुल आदि कहलाता है। तो ये छोटे छोटे से फ़र्क हैं जिससे इनकी वजाहत हो जाती है। कुछ अपने उस्ताद का भी आप तस्करा कर लीजिएगा जो मदीने में गालिबन या मक्के में जो खत्तात हैं। जी, शफीकुज़्ज़मा साहब जो, वैसे मेरे उस्ताद दो हैं जो कि इंतकाल कर चुके हैं, उस्ताद अब्दुर्रऊफ़ साहब अल्लाह गरीक़ रहमत करे, और अहमद मदनी, इन दोनों से सन 1999 में 1999 में बाकायदा शागिर्दी इख्तियार की थी मैंने, और उसके साथ उस दौर में शफीकुज़्ज़मा साहब, यकीनन हमने सुना कि शफीकुज़्ज़मा साहब मस्जिद नबी में होते हैं, और कमाल उनका ये है कि मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बताऊं, बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ उनका, और मलीर के अंदर वो चौकिंग और बोर्ड लिखा करते थे, बल्कि बंस रोड के ऊपर ताज कंपनी के बोर्ड वो लिखा करते थे एक दौर में 78 और 77 में। और लियाकताबाद के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एक दुकान होती थी गज़नफ़र आर्ट्स के नाम से। हिस्ट्री चूँकि मुझे पता है क्योंकि मैं काफ़ी रहा हूँ उसके अंदर, तो हसन जहांगीर जो गुलकार हैं वो और शफीकुज़्ज़मा, ये दोनों साथ मिलके बॉडी बिल्डिंग किया करते थे उस दौर में, 76 और 4 की बात बता रहा हूँ, और उस दुकान पे दोनों काम करते थे। ये भी बड़े मज़े की बात बताऊँ, हसन जहांगीर जो गुलकार हैं वो साइन बोर्ड पेंटर भी हैं, सही। बाद में 82 के अंदर उनका गाना मशहूर हुआ तो वो मशहूर हो गए, लाजमी बात है, उनका शौक़ था। तो ये दोनों साथ करते थे, वो सऊदीया चले गए, और फिर वहाँ पर 92 के अंदर एक मुकाबला हुआ मस्जिद नबी के लिए, और वो मुकाबला जो था खत्ताती का था, और उसके अंदर उनको एक ज़रूरत थी खत्तात की, जो मस्जिद नबी के अंदर नई तामीरात के अंदर, जो आप लोग आमतौर पर वीडियोस देखते भी हैं तामीरात की, उसमें बाकायदा एक खत्तात की ज़रूरत थी जो अपॉइंट किया जाए और नए सिरे से जो गुंबद बन रहे थे उनकी खत्ताती की जाए। तो तकरीबन 94 गुंबद शफीकुज़्ज़मा साहब अभी तक कर चुके हैं, और एक गुंबद की जो खत्ताती है वो कहते हैं तकरीबन 2.5 महीने, मुझे 2.25 महीने लगते हैं खत्ताती करने में। तो वो टाइम भी दिया जाता है उनको, और रात को 3 घंटे सिर्फ काम होता है वहाँ पर, और इसके अलावा काम नहीं होता। तो शफीकुज़्ज़मा साहब कराची के खत्तात हैं, और इस वक्त मस्जिद नबी के अंदर बहुत बड़ी एजाज़ी पोजीशन पे हैं, और दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर के खत्तात कहलाते हैं वो। तो ये हमारे सबकी, आप सबकी इज़्ज़त और एहतराम की चीज़ है कि हमारे शहर के एक बड़े आदमी जो हैं वो मस्जिद नबी की खत्ताती कर रहे हैं, और हमारे लिए उस्तादों के दर्जे पे हैं वो। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना इस बारे में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन हमें अपने इर्द गिर्द की ख़बरें रखनी चाहिए अच्छी वाली।
काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर जी बाबर कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है। अच्छा काशिफ भाई, अभी बहुत अच्छा लगा कि जमा साहब के बारे में बताया आपने। जी जी। और इस कदर मोहब्बत और एहतराम आपकी आवाज़ में भी उनके लिए, जो कि रिवायती तौर पे ट्रेडिशनली इन द रीजन ऑफ आवर सब कॉन्टिनेंट उमूमन उस्ताद और शागिर्दी का जो एक रिश्ता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लर्निंग ऑफ द आर्ट्स एंड द क्राफ्ट, तो वो उसमें एक बहुत ज़्यादा आप समझे किसी लेवल की स्पिरिचुअलिटी भी शामिल है। उसके बारे में कुछ, चूँकि गुज़श्ता हफ्ते ही हम कुछ इस तरह की चीज़ उस्ताद शागिर्दी गुरु चेला जी और पीर मुरीद और ये सारी चीज़ हम एक स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन होती है, चाहे आप कोई आर्ट फॉर्म ही क्यों ना सीख रहे हो, तो उसके बारे में कोई एक दो लफ्ज़ ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स को। बाबर भाई, असल में हर चीज़ का जो मंबा है ना वो अदब है, और अदब के बगैर हर चीज़ बेकार है। यानी आप बहुत बड़े फनकार बन सकते हैं, लेकिन अगर आप बेअदब हैं तो आप रूह से खाली हैं। रूमी एक जगह पे सर का मुझ पे एक बड़ा एहसान है, मैं आपको बताऊं। सकलेन साहब जो हैं मेरे उस्ताद भी हैं, और इनका एक बहुत बड़ा एहसान जो मुझ पे है वो ये है कि एक शेर इन्होंने, हमारी फ़ारसी की क्लास ले रहे थे तो एक शेर इन्होंने पढ़ा, मैं आपको बताऊं। इल्म रॉ बर्तन जनी मारे बूद, इल्म रॉ बर्दिल जनी यारे बूद। सर यही था। तो सर ने ये पढ़ा और हमें तो आती नहीं थी फ़ारसी बिल्कुल भी, वो याद हो गई। अच्छा, एक दिन मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा यार सर मुझे ये तो बताएं कि भाई इसका मतलब क्या, ये शेर मुझे याद हो गया, ये परेशान कर रहा है मुझको, याद कैसे हो गया? ये परेशानी है मुझको, मेरी ज़बान नहीं है लेकिन मुझे याद हो गया। तो सर ने मुझे उसका जो मतलब बताया वो ये था कि अगर इल्म तेरे दिल पर ठहर गया तो तुझे फिसाद बर्पा कर देगा तुझ में, सादी ज़बान में। और दूसरा मिसरा जो था उसका, उसके अंदर ये था, अगर इल्म तेरे दिल में उतर गया तुझे यार से मिला देगा। अच्छा, हर चीज़ का जो रूह है ना वो दिल में ही उतरना है। अगर अदब दिल से कर रहे हैं आप तो वो कैफियत में झलक जाएगा। अच्छा, फिर फैज़ भी मिलता है। मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो ये अपने उस्तादों का फैज़ है। यानी फैज़ कोई चमकती हुई कोई रोशनी नहीं होती, वो कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं होती कि आपने कोई दुआ मांगी और एकदम बिजली चमकी और आपने कहा नहीं कोई ये कोई अजीब सा हो गया वाक़या। फैज़ ये है कि आपको उनकी करामत यही कि मैं यहाँ बैठा हूँ। तो अदब ज़रूरी है। आप अदब, अच्छा अदब की कोई कैटेगरी नहीं है, अदब बहुत हाई लेवल पे भी हो सकता है, वो लो लेवल पे भी हो सकता है। तो अदब ज़रूरी इतना है कि मैं कहता हूँ कि मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊँ। जब मैं अपने उस्ताद के पास शागिर्दी इख्तियार की, उस्ताद अहमद मदनी साहब के पास, तो कोर्ट रोड पे एक मस्जिद होती थी, अहले हदीस मस्जिद। तो वहाँ पर वो सब जमा होते थे लोग और वहाँ पर इस्लाह होती थी सबकी। तो एक दिन जुम्मे की नमाज के बाद इस्लाह होती थी। जुम्मे की नमाज आपको पता रश होता है तो चप्पलें सब पड़ी होती हैं। तो एक दिन उस्ताद ने मुझसे कहा कि यार देखो सब चप्पलें ना बेतरतीब पड़ी हुई हैं, इसको ज़रा तरतीब से तो कर दो। तो मैंने उठा और मैंने जितनी चप्पलें थीं जोड़े बना दिए, सबके जोड़े बना दिए, बातचीत हो गई, हम घर आ गए। बाद में मैंने कहा यार मेरे दिल में तो आया ही नहीं कि इन्होंने क्यों कहा। अब जब मैं सोचता हूँ इस बारे में तो मैं कहता हूँ कि वो तरबियत कर रहे थे। पहले तो अना तोड़ रहे थे, फिर कहा मानने की आदत डाल रहे थे कि हमारी बात मानते नहीं मानते। दूसरी बात है कि उसकी वो जो बुत है ना अंदर एक अनानियत का, तकब्बुर का, वो उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। तो आप जब तक ये सारी चीज़ों की आलाइश को अपने अंदर से नहीं निकालने की कोशिश करते हैं, हम सब, हमारे अंदर हर वक्त ये आती रहेंगी चीज़ें, हम सब में आती रहेंगी। ज़रा से कुछ आता है हमें, हम तोप खान बन जाते हैं, बहुत बड़ी चीज़ बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से उन चीज़ों को जितना हम कम करेंगे और ख़ाली करेंगे तो वो आप हल्के हो जाएंगे और चीज़ें अदब की तरफ जाने लगेंगी। और अदब ऐसी चीज़ है, ये बिल्कुल बॉल की तरह है, दीवार भी जितनी ताकत से मारेंगे इतनी ताकत से वापस आएगी। तो अदब बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, यानी जिसको समझ में आ जाए। बहुत शुक्रिया। और इसमें एक शेर भी है कि जिसका पहला मिसरा गालिबन पढ़ना मुनासिब है, बाकी नहीं जी। वो ये है कि बाअदब बानसीब, बानसीब, बिल्कुल, बाकी समझने वाले समझ।
ये बाबर साहब के साथ एक और ये टीचर हैं, मतलब, और सर भी उनसे वाकिफ हैं, सर रिजवान। जी 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 बिल्कुल। तो उन्होंने एक चीज़ एक्सप्लेन की थी यही अदब और फैज़ के हवाले से कि जैसे आईना होता है ना, वो समझें कि आपका इल्म है, आपने कहा कि हाँ वाह मेरे पास आ गई सब चीज़, लेकिन आप सिर्फ उसको देखते रहते हैं, हाँ मेरे पास ये है। लेकिन उससे अगर आप रिफ्लेक्शन का काम लें, टेलीस्कोप में उसे लगा लें जी, किसी और चीज़ में लगा लें, तो वो उसका जो आपने फरमाया फैज़ जो होता है उसके जो मल्टीपल यूजेस होते हैं जी, उसे आप माइक्रोस्कोप में लगा लें, उसे आप टेलीस्कोप में लगा लें। अदरवाइज आप सिर्फ कहते रहे हैं मेरे पास ये आ गया, मेरे पास ये आ गया, उससे कोई फ़ायदा ना उठा रहे हो। तो जो ये एहतराम का जो सिलसिला है, स्पेशली ये इन कामों में ज़्यादा, हर जगह ही उसकी वैल्यू है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग भी कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। आप सर ये वाह, इट्स दीवानी जली, वाह। सूरह कलम की आयत जो अक्सर लोग नज़र बद से बचने के लिए लगाते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोग माशाअल्लाह लगाते हैं। तो ये और जो लोग देर से आए, भैया मैं सिर्फ कॉन्टिनेंटल बेकरी में देखी, मेरे को मुझे क्यों लगाई हुई है, उसको पता ही नहीं था, उसने कहा लगी हुई है तो उस बेचारे को नहीं पता। नहीं, शऊर देना ज़रूरी है, यानी हमको चाहिए कि हम जो काम करें उसका शऊर भी दें। आप जैसे आपको यकीनन वहाँ शऊर दे के आए होंगे कि भाई ये वजूहात क्या हैं, तो इन लोगों को भी आज ये पता लगा है कि भाई इसकी क्या अहमियत है इस अच्छा सर, इस जी जी I have a question, तानिकुम उस्ताद जी, साहब। जी। अभी जैसे आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है, डज इट हैव एनी कनेक्शन विद जो हमारी इस्लामिक आर्ट आर्किटेक्चर में वो जो जाली का जो काम होता है, जी, जी। एंड ज़्यादातर वो मस्जिदों में नज़र आता है, डज इट हैव एनी कनेक्शन अराउंड दैट एज वेल? बिकॉज उसका आइडिया यही था वो जाली का कि वहाँ से लाइट भी आए, एंड द मेन आइडिया वाज दैट। एंड जब इस स्क्रिप्ट को देखते हैं तो इससे भी इसी तरीके का एक कनेक्शन फील होता है कि एक कहीं ना कहीं से कोई एक लाइट या कोई एक रूह वाली चीज़ जो है वो गुजरती है। कनेक्टिविटी एग्जैक्टली। तो इस्लाम जो है ना कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा जोर देता है जी, है। वो कहता है कि अपने पेट के रिश्तों की जो है ना उससे कतई ताल्लुक़ ना करो, कितना कहता है। तो आप गौर करें, वो रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा बात करता है, वो ताल्लुकात पे, हुकूक पे बात इस्लाम करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने इन खतूत को डेवलप किया, यकीन बहुत अच्छे मुसलमान थे वो, और इतने अच्छे मुसलमान थे कि उनकी वो जो दिमागों में वो बात थी, उसकी बुनियाद, वो सारी बुनियादों की बुनियाद पे जब उनसे डेवलप हुई कोई चीज़, ख़त डेवलप हुआ, तो उसके अंदर वो खुद ब खुद वो अक्स आ गया। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे एक अच्छा मुसलमान जो है उसके अंदर यकीनन वो कनेक्शन की, ताल्लुक़ को जोड़ने की, खूबसूरत ताल्लुक़ को बनाने की, पड़ोसी के हकूक़ अदा करने की, रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने की वो बात, तो वो लाइट ही तो है बुनियादी तौर पे। अगर गौर करें तो अच्छा मेरा ताल्लुक़ किसी के साथ या बुरे ताल्लुक़ वाले के साथ भी अच्छा ताल्लुक़ अगर मेरे साथ है तो वो लाइट ही तो है। हम लाइट को बहुत चमकती हुई चीज़ समझते हैं, जबकि वो तो इशारा है, सिर्फ इस्तिआरा है एक तौर पे। लेकिन बुनियादी तौर पे जो लोग इस्लाम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं या उसकी बुनियादी अज्जा को लेते हैं, तो वो इन बुनियादी चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं और लाशऊरी तौर पे उनके अंदर ये सारी चीज़ें लाइट वाली आ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ जिन लोगों ने इस खतूत को बनाया है, यकीनन उनके अंदर ये सारी चीज़ें जो आप फरमा रही हैं बिल्कुल वही थी चीज़ें उनके जहन में। जी जी
मेरे ख्याल से वही है ना, अब ये तो सेंस मुख्तलिफ हैं, कोई खत्तात है, कोई इस्लामिक ज्योमेट्री करने वाला है, उसने लाइन के थ्रू जो है ना उन सारे कनेक्शनों को जोड़ा है, सही ना, एक पॉइंट से शुरू होता है और एक पॉइंट पे ख़त्म होती है ज्योमेट्री, इस्लामिक ज्योमेट्री का जो उसूल है। कैलीग्राफी भी यही है कि वो भी नुक्ते से शुरू होती है, नुक्ते पे ख़त्म होती है, तो फ़र्क सिर्फ सब्जेक्ट का है, तो सोचते तकरीबन एक ही है। जो आपने भी बीच में तस्करा किया ना इस्लामिक ज्योमेट्रिक, और जो मैडम का जो सवाल है, ये सेक्रेड ज्योमेट्री की सारी चीज़ें सर्कल से शुरू होती हैं जी। और वो जैसे रिजवान साहब अपने कार्ड्स बनाते हैं वही जालियों के उसमें कटिंग करते हैं जी। तो वो सर्कल से चीज़ें एमिनेट होती हैं। बड़े स्कूल में अब मुझे पता चलता है, स्कूल में बात चीज़ें जो हमें पढ़ाते थे, फूल बनाओ कंपस से, जी। वो पता चला उसके अंदर पूरा आर्किटेक्चर कॉस्मोलॉजी का पूरा पैटर्न वही है जो स्कूल में 6 पत्तियां प्रकार से घुमा के जी। तो वो आर्किटेक्चर में वो सेक्रेड ज्योमेट्री जो है वो सर्कल के अंदर से जो आप उसको सब डिविजनिंग करते आते हैं वो उस तरीके से आती है और फिर इवेंचुअली कनेक्शन जैसे मैडम ने इशारा किया इसी से है, लेकिन उसकी जो ओरिजिनेशन है वो सर्कल से होती है जी। और फिर वो सेक्रेड ज्योमेट्री से उसे आप अंदर ही अंदर काटते आते हैं डिविजनिंग करते आते हैं जी। जैसे मॉडर्न आर्ट में मॉन्ड्राइन वगैरह जो है उन्होंने है तो वो गाय या बैल, सिर्फ उसको दरख्त को कैसे बना दिया जी उन्होंने, वो एक लकीर है एब्स्ट्रैक्ट उसमें। तो जिस तरह उन्होंने चीज़ों को सिंपल किया है मॉडर्न आर्ट में जी, इस्लामिक आर्ट में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती गई जी। और वो उसको सादा कहते हैं। जैसे हम रिवायत में ना मसाजिद सादे रखो मत, लेकिन मज़ारों में आप देखेंगे बहुत काम होता है। तो वो इस वजह से होता है, वो इंट्रिकेसी, वो आजिज़ी इनकिसारी दिखाने के लिए होता है। जैसे आप इसमें जो तश्कीलात हैं ये भी आजिज़ी इनकिसारी के, यार मैं कितना छोटा सा एक डॉट हूँ। तो वो अब शीशे का ईरान में मैंने जाके देखा, वो कटिंग शीशे की कटिंग करते हैं, उसमें और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी आजिज़ी इनकिसारी, तो सिंबलिज्म जो है वो, तो ये कनेक्शन है। और इस्लामिक ज्योमेट्री और अंदर ही अंदर कटिंग और फिर उसकी एब्स्ट्रैक्शन जी, कि वो एक फीजिबल हो सके, सारी चीज़ें फिर साइड में होती जाती हैं। बिल्कुल। और कोई सवाल, कोई आप में से कोई सवाल करना चाहे? सवाल जन्म लेना बहुत ज़रूरी है, अगर सवाल जन्म नहीं ले रहा है आपके अंदर तो फिर ये कि डेड हुई भी है अभी सर। कुछ ये लाहौरी नस्तालीक और देलवी नस्तालीक, ये इनका कुछ बताएं कितनी नस्तालीक हैं? जैसे अच्छा, ये बड़ी छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता देता हूँ। नस्तालीक इस रीजन के अंदर यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कई अक़साम की नस्तालीक पाई जाती हैं। उसके अंदर पाकिस्तान बनने से पहले जो नस्तालीक थी तकरीबन डेवलप पाकिस्तान बनने से पहले ही हुई हैं सारी की सारी। एक दिल्ली में हुई, एक लाहौर में हुई, एक लखनऊ में हुई। अच्छा, दिल्ली में जो हुई उसके थे बानी, वो थे उस्ताद यूसुफ देहलवी, जिनकी पाकिस्तानी करेंसी जिनकी लिखी हुई है शुरू की, और 77 तक उन्हीं की, बल्कि अभी भी है, तो वो बहुत बुरा हाल हो गया उसका, लेकिन कम व बेश उसकी असरात मौजूद हैं उसके अंदर। तो उस्ताद यूसुफ देहलवी ने देहलवी नस्तालीक बनाया, और लाहौर में सूफ़ी अब्दुल मजीद परवीन रकम जो थे उन्होंने लाहौरी नस्तालीक बनाया, और लखनऊ में एजाज़ देहलवी साहब थे, एजाज़ लखनवी, उन्होंने लखनऊ की तर्ज बनाई। अच्छा, कमाल ये था, ये तीनों के तीनों स्कूल ऑफ थॉट जो थे पर्शियन स्कूल ऑफ थॉट से निकल के आए थे। यानी अगर आप 1918 या 1900 की बात करेंगे तो फ़ारसी नस्तालीक के करीब करीब सारे खतूत लिखे जा रहे थे, और तकरीबन 36 के बाद या 18 के बाद आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट शुरू हुई। और वही जो इंसानी तख्लीकी सलाहियत होती है कि चीज़ों के साथ वो अपनी एक शनाख्त के साथ काम करता है और अपनी शनाख्त बनती चली जाती है। तो ये तीनों नस्तालीक बाकायदा तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में लिखी जा रही थी, यानी पाकिस्तान बनने से पहले लिखी जा रही थी। तो यूँ साहब तो यहाँ पर आ गए और उन्होंने यहाँ काम किया। सूफ़ी अब्दुल मजीद जो थे वो लाहौर में काम करके तकरीबन 48 साल के उनका इंतकाल भी हो गया। इकबाल की जितनी भी किताबें उन्होंने तहरीर की हैं, और कमाल की बात ये थी, इकबाल की एक किताब थी बाले जिब्राइल, वो जो किताब थी, जब इकबाल ने उनसे कहा कि ये किताबत आपने करनी है, तो सूफ़ी अब्दुल मजीद साहब कहने लगे मैं मसरूफ़ बहुत हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, तो मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। तो इकबाल ने उनको तड़ी लगाई बाकायदा, उन्होंने कहा अगर आप नहीं लिखेंगे तो मैं शायरी छोड़ दूँगा। यानी ये भी इल्मी तड़ी थी बड़ी कोई अजीब सी। तो उन्होंने फिर लिखा,
कि मैं नहीं आप शायरी ना छोड़ें। उन्होंने भी सीरियस लिया और वो किताबें जितनी थी सूफ़ी अब्दुल मजीद परवीन रकम ने लिखी। अच्छा, हमारा ताल्लुक़ जो है वो दहलवी स्कूल ऑफ थॉट से है। हमारे जो उस्ताद थे, उस्ताद अब्दुल साहब, वो शागिर्द थे उस्ताद यूसुफ साहब के डायरेक्ट। 1964 में वो शागिर्द हुए और फिर वो सिलसिला हमारे तक आ गया। और लेकिन लखनवी तर्ज बिल्कुल मफकूद हो गई है, वो अब बिल्कुल नज़र नहीं आती, ना इंडिया में नज़र आती है ना पाकिस्तान में, जबकि वो बहुत जदीद थी, बहुत जदीद शक्ल थी और ईरान से बहुत ज़्यादा, फ़ारसी नस्लीक ईरान से, ईरानी से वो बहुत ज़्यादा करीब थी। तो ये छोटे छोटे से फ़र्क हैं। अच्छा, उसके बाद भी स्कूल ऑफ थॉट बने, लाहौरी के स्कूल ऑफ थॉट बने, दहलवी का एक स्कूल ऑफ थॉट बना अब्दुल मजीद दहलवी की शक्ल में, जिन्होंने जंग लिखा है। जंग अखबार की लॉ जो है वो अब्दुल मजीद दहलवी की है, वो यूसुफ के शागिर्द थे, शहीद शागिर्द थे। इसी तरीके से सूफ़ी अब्दुल मजीद परवीन रकम की जो थॉट से निकले, वहाँ पर 2 स्कूल ऑफ थॉट और बने, एक सदीदी थॉट बना, एक नफीसी थॉट बना। एक उस्ताद यूसुफ सदीदी वहाँ पर थे, उन्होंने जितना आप मीनारे पाकिस्तान देखते हैं और सारा काम देखते हैं वो सारा का सारा उनका है। और एक थे शाह साहब, नफीस हुसैनी साहब, वो जो थे उनका एक स्कूल ऑफ थॉट बना। तो पता लगता है कि बाकायदा फिर उसका डेवलपमेंट शुरू हो गई और स्कूल ऑफ थॉट्स बनने शुरू हो गए और उसके मुक़ल्लिदीन पैदा होने शुरू हो गए। तो इस तरीके से ये आज चली आ रही है। अब जाके चूँकि वो दौर बदल गया बिल्कुल, आज से 25 साल पहले तो चूँकि नेट नहीं था, कुछ नहीं था, तो अरबी खतूत बहुत ही कम लिखे जा रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन अब बहुत जदीद लिखे जा रहे हैं और बहुत अच्छे लिखे जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लिखे जा रहे हैं। तो इस तरीके से इसका छोटा सा सफ़र है ये। नक्सली में भी लिख सकते हैं सर, सूरह फातिहा लिख देते हैं। पूरी सूरह फातिहा लिख देते हैं, पूरी लिख दूँ या मश्क कर दूँ? इसकी आपके सामने मश्क कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सवाल था कि जैसे एक नया क्राफ्ट सीखने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम लगता है, एफर्ट नज़र नहीं आ रहा है आप मुझको? अच्छा, एफर्ट लगता है। तो ये एक क्राफ्ट है जो कि इतना लुक्रेटिव नहीं है एज सच। आवाज़ जो है ना मुझे ज़रा सही नहीं आ रही। ये इतना ऐसा क्राफ्ट है जो इतना लुक्रेटिव नहीं है एज सच, मतलब फाइनेंशियली जो है ना इसका इतना बेनिफिट शायद नहीं हो एज पर, मतलब बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जिसमें आप अपने कैलीग्राफी से पैसे कमा सके ज़्यादा। और मतलब अगर आपको आपकी जो जर्नी इतनी मतलब एक तरीके से रूहानी सफ़र होगा, क्योंकि आप कुरान की आयतें लिखते हैं और सब करते हैं, तो अगर आपको मौका मिले आप वापस यही क्राफ्ट चूज़ करेंगे या आप किसी और क्राफ्ट की तरफ मुतवज्जे होंगे? देखिए 25 साल तो नहीं, शायद 32 साल हो गए मुझे तकरीबन ऑन एंड ऑफ इस फील्ड में आए हुए। तो मौला अली ने फरमाया था ये इल्म की कुंजियों